गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या क्या हैं। नाउ फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, बुल्गारिया और रोमानिया आंशिक रूप से यूरोप के शेंगन क्षेत्र में शामिल हो गया है। शेंगन क्षेत्र, जिसमें शेंगन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि इस क्षेत्र में आवाजाही करने के लिए किसी प्रकार की वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, यानी आप इस क्षेत्र में मुक्त रूप से क्या कर सकते हैं? आवाजाही कर सकते हैं। ओके, शेंगन क्षेत्र जिसकी स्थापना कब की गई थी? इन ईयर 1985 में। नाउ और इसके अंतर्गत कितने इसके सदस्य हैं? तो वर्तमान में 29 सदस्य हैं इंक्लूडिंग दिस वन, यानी बुल्गारिया और रोमानिया को मिलाकर के अब इसमें 29 सदस्य देश शामिल हो गए हैं शेंगन क्षेत्र में। यानी ये देश एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए इनको किसी प्रकार की कोई वीजा या किसी भी प्रकार के यात्रा दस्तावेजों यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। नाउ अगर बात की जाए यूरोप के, तो यूरोपीय संघ का देखा जाए तो इस शेंगन क्षेत्र में जिसमें 19 सदस्य देश आप देख रहे हैं, जिसमें 29 आपके क्या है ये मेंबर्स हैं, इसमें करीब करीब 25 जो देश हैं वह EU यानी यूरोपीय संघ के देश हैं। यूरोपीय संघ यानी जिसमें कि टोटल 27 देश हैं और इस 27 देशों में से जो 25 देश हैं वो किसके सदस्य हैं? वह आपके शेंगन क्षेत्र के सदस्य देश हैं। तो रेस्ट ऑफ 4 अलग कौन कौन से हो गए? तो जैसे स्विट्जरलैंड, ओके, यह एक अलग देश हो गया, इसमें शामिल है। नॉर्वे हो गया, आइसलैंड, एंड इसके अलावा क्या हो जाएगा? लिechtenstein, ओके। ओके, ये 4 देश इस 25 देश के अलावा ये 4 उसमें शामिल है, तो कुल मिलाकर के 29 देश हो गए। अगर बात की जाए बुल्गारिया और रोमानिया, तो ये दोनों EU में ये कब शामिल हुए? ये शामिल हुए थे इन ईयर 2007 में। ओके, यानी यूरोपीय संघ के मेंबर बने ये 2007 में। एंड इन ईयर 2023 क्रोएशिया इसमें शामिल हो गया। क्रोएशिया इसमें शामिल हो गया। और क्रोएशिया शेंगन क्षेत्र का सदस्य कब बना? तो अंतिम सदस्य यानी 2022 में यही क्रोएशिया इसमें शामिल हुआ, 2022 में। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि EU के जो 25 देश हैं उसमें बुल्गारिया और रोमानिया भी शामिल है। इसके अलावा आपका क्रोएशिया और जो कि 2013 में इसका मेंबर बना वह भी इसमें क्या है? शामिल है। तो इस इंफॉर्मेशन को इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ शेंगन क्षेत्र, यह एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल इसमें कहीं से भी बन सकते हैं कि यह क्या है, कितने देश इसके सदस्य देश हैं, यूरोपीय संघ के कितने देश इसमें शामिल है, या इसकी स्थापना की कब की गई थी। तो यहाँ विभिन्न प्रकार से सवाल जो यहाँ पूछे जा सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ऐसे हम लोग इसमें प्रीवियस क्लास में भी हम लोग इस पर कुछ चर्चा किए थे। नाउ ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित पहली भारतीय कंपनी बाल्को बनी है। और यह बाल्को कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने नाम सुना होगा, वेदांता एल्युमिनियम, है ना, उसी की यूनिट है यह बाल्को, वेदांता एल्युमिनियम, ओके। इसकी एक यूनिट कौन सी है? बाल्को है। बाल्को अगर इसके पूछा जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बाल्को का क्या होगा? भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ओके, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इन ईयर 1965 में। ओके, इसकी स्थापना कब की गई? इन ईयर 1965 में। तो इसको ध्यान रखिएगा, बाल्को। बस इसमें इतना ही इंफॉर्मेशन है, कुछ खास इसके अलावा यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ
ऑडियो आ रही है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, शायद यहाँ पे ऑडियो को लेकर के, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, ये हो गई वेदांता एल्युमिनियम यूनिट को लेकर के, जिसकी बाल्को इसकी कंपनी हो गई। इसके अलावा हम लोग आते हैं कुछ अनदर इंफॉर्मेशन से, जैसे यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा कि 1965 में इसकी स्थापना की गई। ओके, आप लोगों ने जिंदल स्टील का नाम भी सुना होगा, है ना, जिंदल स्टील। तो वहां पे भी हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जिस प्रकार से जिंदल स्टील बोला जाता है, इसका संबंध किससे, स्टील से, उसी प्रकार से बाल्को का संबंध किससे है, एल्युमिनियम से है। नाउ एनटीपीसी के रिगार्डिंग भी कुछ इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। मैंने इस मंथ के आप लोगों को करंट में बताया भी था एनटीपीसी को लेकर के भी। एनटीपीसी जिसकी स्थापना कब की गई, इन ईयर 1975। इसे महारत्न का दर्जा दिया गया, कब, 2010 में। और 2010 में ही एक कंपनी और थी जिसे महारत्न का दर्जा दिया गया, और वह थी आपकी, कौन सी थी, ओएनजीसी, जिसकी स्थापना कब हुई, 1956 में। ओके, ओएनजीसी की, इसे भी 2010 में ही क्या किया गया, महारत्न का दर्जा दिया गया। वर्तमान में भी टोटल 13 महारत्न कंपनियां हैं। एनटीपीसी के रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन ये था कि राजस्थान में, ओके, एनटीपीसी के द्वारा कितने, तो 75 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा एनटीपीसी में डायरेक्टर किसको बनाया गया है, रविंद्र कुमार, इसको ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाया गया। वैसे यहाँ के चेयरमैन कौन है एनटीपीसी का, गुरदीप सिंह। इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, कांगो ने जुडिथ सुमी नवा, ओके, तुलुका को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया है, तो ध्यान रखिएगा, जुडिथ सुमी नवा तुलुका, या जुडिथ नाम पे ध्यान रखेंगे, काम चल जाएगा। अब ये तो प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री हो गई। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है जिसके द्वारा इनको नियुक्त किया गया है, राष्ट्रपति कौन है, यानी प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट है फेलिक्स तसे, ठीक है, तसे सी कैदी, ये ध्यान रखिएगा, तसे सी कैदी यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है, जिनके द्वारा इनको नियुक्त किया गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, भारतीय और नेपाली संस्कृत विद्वानों के द्वारा एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन प्रस्तावित किया गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है किसके द्वारा है, तो कुछ भारत के संस्कृत के विद्वान हैं और कुछ नेपाल के संस्कृत के विद्वान हैं, और इन लोगों ने मिलकर क्या किया है, एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन प्रस्तावित किया। और कहाँ किया, इसका आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा नगर कौन सा है, काठमांडू, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, काठमांडू में। और किसके द्वारा किया गया, यानी आयोजित किसके द्वारा किया गया, तो यहां पर आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान, ओके, प्रतिष्ठान। इसके अलावा क्या आएगा, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय दिल्ली। एंड लास्ट वन क्या होगा, इंडिया फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन। दिल्ली, ओके, इनके द्वारा क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। ये ध्यान रखिएगा, आयोजन इनके द्वारा किया गया, ओके, आयोजन किया गया। नाउ अब बात आती है कि भारतीय और नेपाली संस्कृत विद्वान संस्कृत को लेकर के, संस्कृत क्या है, प्राचीन काल से, यानी हमारी ये काफ़ी प्राचीन भाषा है। आप लोगों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहाँ तक कि संस्कृत की जो बात की जा रही है कि पहली व्याकरण की पुस्तक संस्कृत में लिखी गई, पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये सभी आप लोगों ने अपने हिस्ट्री यानी जीएस जो आप लोग पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में आप लोग, एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों ने निश्चित पढ़ा होगा। ओके, तो ये सोच के चलिए कि संस्कृत कितनी पुरानी भाषा है, जिसमें रामायण को भी संस्कृत में लिखा गया, महाभारत को भी लिखा गया है, यानी इतने बड़े बड़े महाकाव्यों को भी संस्कृत में लिखा गया है। नाउ तो संस्कृत को क्या दिया गया, इसे
2005 में, ठीक है, शास्त्रीय भाषा का किसके तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया शास्त्रीय भाषा का दर्जा? शास्त्रीय भाषा का दर्जा इन ईयर 2005 में इसे दिया गया। ओके, संस्कृत को। इसके अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, है ना। 8वीं अनुसूची में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। और 22 भाषाओं में से एक भाषा क्या है आपका? संस्कृत भी है। 22 भाषाओं में से एक भाषा आपका संस्कृत भी है। अब बात आती है शास्त्रीय भाषा को लेकर के, तो ध्यान रखिएगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें दे देती हूँ। एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत कि अगर बात की जाए शास्त्रीय भाषा की, तो कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ये आपके यूपीएससी में 2013 में सवाल पूछा भी गया था। 11 और 13 एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, बट या तो 2011 था या 2013 था, जिसमें ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस किस भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे फॉर द एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जस्ट ए मिनट में यहीं पे लिख देती हूँ। किन किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, हम लोग यही पे इस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। हालांकि अब तो ये ओडिया हो गया, ओडिया, ठीक है। उड़िया भाषा कितने हो गए? टोटल 6 भाषा हो गए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या होगा? संस्कृत, है ना। तो टोटल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? टोटल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। और सबसे लास्ट में यानी इन 2013 ओडिया भाषा को आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पूछता भी है क्वेश्चन। नाउ अब इसके अलावा कुछ अनदर इंफॉर्मेशंस देख लेते हैं भारत और नेपाल को लेकर के। जैसे कभी कभी सवाल आपसे ये पूछ लेता है कि यहाँ पर ये सवाल बन जाते हैं, भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और कौन कौन से हैं वो? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो ये 5 राज्य हो गए। और बीपीएससी का एक पेट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिहार के कितने ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के कितने हो जाएंगे? बिहार के कितने राज्य हो जाएंगे? बिहार के 7 राज्य हो जाएंगे। बिहार के 7 जिले किसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल के साथ। कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बिहार के मैप को देखते हैं तो कुछ ऐसा बना हुआ है ना। तो पूछता है कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक एक क्रम में पूछ लेता है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आएगा पश्चिमी चंपारण, उसके बाद आएगा पूर्वी चंपारण, देन पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये वो 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन। ओके, नाउ एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा भारत और नेपाल को लेकर के कि इनके बीच में एक एक्सरसाइज किया जाता है, अभ्यास का आयोजन किया जाता है। एक अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और वह कौन सा अभ्यास है इनके बीच जो किया जाता है? अभ्यास कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इनके बीच सूर्य किरण 17 यानी 17th संस्करण। इसका सूर्य किरण का कौन सा एडिशन रहा है? 17th।
यानी 17वां संस्करण जो है भारत और नेपाल के मध्य जो एक्सरसाइज किए जाते हैं उसको इस नाम से जाना जाता है। इस अभ्यास कहाँ किया गया? तो यह अभ्यास आपका किया गया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ओके, पिथौरागढ़ में। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गए रिगार्डिंग भारत और नेपाल को लेकर के। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। विनीत जैन को ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ओके 2023 प्राप्त किया गया है। विनीत जैन जिनका संबंध किससे है? विनीत जैन का संबंध किससे है? तो ये टाइम्स ग्रुप ओके इसके क्या है? ये MD है। और बात की जाए ENBA क्या है? तो एक्सचेंज फॉर मीडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, अवार्ड्स। ओके किसको दिया गया? विनीत जैन को। क्यों? दूरदर्शन में इनका एक अतुलनीय योगदान के लिए। ओके नाउ नेक्स्ट है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 अप्रैल। कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इसकी थीम को ध्यान रखिएगा। इसकी थीम या इसका विषय क्या है? इसका विषय क्या है? ऑटोस्टिक आवाजों को सशक्त बनाना। ओके बस ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यूपी के 15 उत्पादों को हाल ही में क्या किया गया है? GI टैग दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट यूपी के 15 उत्पादों को। इसमें आपको अलग से ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि किस जिले का, ऑलरेडी सब कुछ यहाँ मेंशन किया है। बनारस की ठंडाई, बनारस की सहनाई, चिरई गांव करौंदा, बनारस वित्तीय चित्र, मथुरा सांझी शिल्प, पीलीभीत बांसुरी, चित्रकूट की लकड़ी, रामपुर के पैचवर्क, बनारस तबला, बनारस लाल भरवा मिर्च, बनारस लाल पेड़ा, जौनपुर की इमरती, बुंदेलखंड कठिया गेहूं एंड संभल अस्थि शिल्प, मुंशिल्प। इन सभी को आपको क्या करना है? इन सबके नाम को ध्यान रखना है। किसी से भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे किसे GI टैग दिया गया है या इनमें से कौन सा है जिसे GI टैग नहीं दिया गया है। तो इन सबके नाम को ध्यान रखिएगा कि पूछेगा अगर रिसेंट के तो इन्हीं में से पूछेगा। अब इसके अलावा GI टैग के मामले में अगर सबसे अधिक GI टैग दिया गया है तो किस राज्य के उत्पाद को दिया गया, यानी सबसे टॉप पर वह राज्य कौन सा है जिसके सबसे अधिक उत्पादों को GI टैग दिया गया है? तो वह है वर्तमान में अब आपका यूपी टॉप पर है। एंड सेकंड पोजीशन पर कौन सा है? तमिलनाडु। ओके सेकंड पर आ गया है क्योंकि इसके कितने उत्पादों को GI टैग दिया गया है? 58 उत्पादों को। और यूपी के कितने उत्पादों को GI टैग दिया गया है? 69 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक रिट याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी की गई है। मुद्दा किसको लेकर के किया गया है? क्या है मुद्दा? थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने वीवीपैट का नाम सुना होगा, है ना? वीवीपैट यानी जिसे हम लोग कह सकते हैं मतदाता सत्यापन, मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, मतदाता क्या होगा? यह क्या कहलाएगा? मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट। एक्चुअली इसके माध्यम से होता क्या है कि इसकी मदद से क्या हो जाता है, जो मतदाता होते हैं यानी जिनको वोट देना है, मतदाता को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उनका वोट जो है उनके इरादे के मुताबिक पड़ा है कि नहीं। यानी आप जिसे वोट करना चाहते हैं उसे इस वीवीपैट के माध्यम से ये पता चल जाता है कि वोट उनके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। ओके, ये इसका पता चल जाता है वोट का। कैसे देख लेते हैं। एक पर्ची होती है और इस पर्ची पे क्या होता है, कैंडिडेट का सिंबल वगैरह होगा,
नेम, सिंबल वगैरह मेंशन होता है, ठीक है। उसका दूसरा क्या होता है, प्रतीक यानी सिंबल होगी कैंडिडेट नेम सिंबल, एंड उसका क्या होगा, उसका एक क्रमांक यानी हम कह सकते हैं कि एक नंबर, ओके, ये भी मेंशन होता है, ठीक है। जब आप वोट डालते हैं, इस पे आपने वोट डाल दिया तो यहाँ एक जो मशीन होती है, यानी इसको हम बोल सकते हैं पारदर्शी विंडो या ट्रांसपेरेंट विंडो, ट्रांसपेरेंट विंडो। इस विंडो में होता क्या है कि 7 सेकंड, कितने सेकंड के लिए, तो 7 सेकंड के लिए ये दिखाई देती है। और जब ये दिखाई देती है ना 7 सेकंड के लिए, इसी से आपको पता चल जाता है कि आपने वोट किसको दिया है, यानी आप जिसको चाह रहे हैं उस कैंडिडेट को आपने वोट दिया है या नहीं दिया है। क्लियर? नाउ सबसे पहली बार इस वीवीपैट मशीन का जो यूज किया गया था वह किया गया था नागालैंड में। पहली बार सबसे पहले कहां यूज किया गया, नागालैंड, ओके। नागालैंड में उपचुनाव, और उपचुनाव किस क्षेत्र का था, तो नागालैंड के 51 नोकसेन एसटी विधानसभा, ओके, इस क्षेत्र के चुनाव, विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में यहां पर क्या किया गया था, ईवीएम मशीन के साथ, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था सबसे पहली बार नागालैंड के उपचुनाव में, ओके, नोकसेन में हुआ था। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत से रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो बस इस डाटा को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहां पर कितना पहुंच गया है, तो यह 32.5% की वृद्धि, कितना हुआ है इसमें, 32.5% की वृद्धि के हिसाब से कहां तक पहुंच गया है, 21,083 करोड़ रुपए तक यह पहुंच गया है। बस इसको ध्यान रखना है, ओके। कितना है, 32.5% अप्रोक्स। इसमें कुछ खास ऐसे इंफॉर्मेशन है, रक्षा निर्यात हुआ है भारत से, तो ये बहुत खुशी की बात है कि इतना उत्पाद जो है भारत से बाहर गया है आप निर्यात करने की स्थिति में। और भारत का जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक क्या करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो इसके लिए एक बहुत, हम इसको एक प्लस पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। एनीवे, कम टू द नेक्स्ट। अक्षय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी, वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग। इस श्रेणी में आरईसी लिमिटेड को स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको पहले बहुत ध्यान से सुन लेते हैं, मैंने पहले भी बताया है, फिर से आप लोग एक बार रिवीजन कर लें। आरईसी होता क्या है इसका फुल फॉर्म, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओके, जिसकी स्थापना कब की गई थी, इन ईयर 1969 में। इसे 2022 में 12th किसका दर्जा दिया गया, महारत्न का। और अगर इसे हिंदी में बोला जाए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अगर हिंदी भाषा में बोला जाए तो इसे बोला जाएगा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ओके, नाउ अब इसका रोल क्या है, यह क्या काम करती है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, फाइनेंसिंग है ना, फाइनेंसिंग का काम है इसका, यानी पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण और उसके डेवलपमेंट व विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसको क्या किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। पूरे भारत में क्या करना है, विद्युत क्षेत्र में, है ना, विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, ठीक है, करने के लिए क्या किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। क्लियर? किस प्रकार का ये, किसको मतलब ये फाइनेंसिंग करेगी, जैसे फॉर द एग्जांपल अगर दिया जाए तो क्या क्या होगा, राज्य बिजली बोर्ड हो जाएगा, राज्य बिजली बोर्ड,
जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इसके अलावा राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ओके, केंद्र हो गई यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, और राज्य बिजली उपभोक्ताओं, इन सबों को क्या करेगी यह राज्य बिजली उपयोगिताओं, यूजर्स जिसको बोल सकते हैं, उन सभी को क्या करेगी यह फाइनेंस जो है प्रोवाइड करवाएगी। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोजेक्ट शामिल होते हैं, इसके लिए किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ट्रांसमिशन को लेकर के हो गया, ट्रांसमिशन आ जाएगी, जेनरेशन आ जाएगा, जेनरेशन हो गई, ट्रांसमिशन हो गया, या आपका रिन्यूएबल एनर्जी, इस प्रकार के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। यही है आपका REC लिमिटेड और इसके रोल। ओके, नाउ अब इसे ESG पुरस्कार दिया गया। ESG का पुरस्कार का मतलब हो गया, इस पुरस्कार का क्या मतलब होता है, ESG इसका मतलब होता है पर्यावरण, सामाजिक और शासन। जस्ट ए मिनट, मैं यहां पेन का कलर चेंज कर दूं, पर्यावरण, सामाजिक और क्या आ जाएगा, शासन। यही है आपका ESG पुरस्कार यानी इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ये हो गया ESG पुरस्कार, इसको दिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 10 दिन तक चलेगा गगन शक्ति अभ्यास, जो कि आपका इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा अभ्यास है, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास, सबसे बड़ा अभ्यास। दूसरी चीज यहां पे ये ध्यान रखिएगा, 10 दिन तक चलेगा, यानी ये 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और ये 10 अप्रैल तक चलेगा। कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है, राजस्थान के पोखरण में। और इसका आयोजन भी जो है प्रत्येक 5 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है, इन एवरी 5 ईयर्स। ओके, इन एवरी 5 ईयर्स पे क्या किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। लास्ट टाइम कब किया गया था, 2018 में। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी ऑलरेडी मेंशन किया गया है, गगन शक्ति बिगिंस फ्रॉम अप्रैल 1 to 10 और ये इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी अभ्यास है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे आते हैं। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में पुरुष और महिला वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। पुरस्कार गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रेयस। हाँ, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर। मेल की बात की जाए तो कौन है, हार्दिक सिंह, एंड फीमेल कौन है, सलीमा टेटे। तो गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रेयस, डिफेंडर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह, मिडफील्डर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह, फॉरवर्ड ऑफ द ईयर अभिषेक, विमेन अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर दीपिका सोरेंग, मेन अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर अरायजीत सिंह हुंदल, प्लेयर ऑफ द ईयर महिला सलीमा टेटे, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष हार्दिक सिंह, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अशोक कुमार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये प्लेयर ऑफ द ईयर एंड फीमेल मेजर ध्यानचंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमॉन्ग दिस। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI स्टारगेट, यानी किसके किसके बीच में है, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI, इन्होंने क्या किया है, स्टारगेट AI सुपर कंप्यूटर में कितने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, $100 अरब का। ओके, नाउ अब बात अगर यहां देखा जाए तो किसकी बात की जा रही है, स्टारगेट AI सुपर कंप्यूटर। इसकी अगर बात की जाए तो इस सुपर कंप्यूटर की, जस्ट ए मिनट में चेंज कर लो पेन का कलर, हाँ, इस स्टारगेट सुपर कंप्यूटर सीरीज का ये कौन सा स्टेज होगा, यह 5th स्टेज होगा। ओके, 5th स्टेज होगा। और वहीं अगर बात की जाए ओपन AI के लिए 4th स्टेज का जो सुपर कंप्यूटर है, किसका, 4th स्टेज का सुपर कंप्यूटर, ये कब तक लॉन्च होने की संभावना है, सुपर कंप्यूटर ये लॉन्च होने की संभावना है 2026 तक। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। कच्चा तीवू पे द्वीप पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियो जो है कल की आप देखेंगे इस चैनल के, उसमें अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कच्चा तीवू द्वीप पर आपको एक वीडियो जो है मिल जाएगी, पूरे डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है, तो यहाँ पे हम लोगों को डिस्कशन की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात में अगर देखा जाए तो वृद्धि हुई है और सबसे अधिक भारतीय इंजीनियरिंग का आयात कौन कर रहा है, तो सबसे अधिक कर रहा है UAE, फर्स्ट पे है, रशिया सेकंड पर है,
एंड देन आपका सऊदी अरब है, सऊदी अरब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 या बन गए हैं। सोचिए कि उम्रदराज, अगर आप किसी को बोल दिया जाए कि आप कितने उम्रदराज हो गए हैं तो वो इंसान बुरा मान जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन इससे मोटिवेट होने की आवश्यकता है कि नंबर 1 उम्रदराज होते हुए भी नंबर 1 बने हैं, तो मोटिवेट होइए, इससे मेहनत कीजिए कि जो इंसान मेहनत करता है वही एक दिन एक चमकते सितारे, आप सभी जानते हैं कि स्टार वही कहलाता है जो मेहनत करता है ना, वरना यहाँ तो अरबों की आबादी है, हर किसी का नाम क्यों नहीं आता है, क्योंकि मेहनत सभी नहीं कर पाते हैं। मेहनत कीजिए, आप यहाँ पर आए हैं एक एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, एग्जामिनेशन भी आप क्रैक जरूर कर जाएंगे। ओके, तो आपके भी नाम के आगे कुछ उपलब्धि होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्या है। एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में अपनी 10% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। 40%, 52%, 75% एंड क्या हो जाएगा 100%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 मार्च को छठे वार्षिक हॉकी इंडिया अवार्ड्स में पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे दिया गया? PR श्रीजेश, अभिषेक, अशोक कुमार, हार्दिक सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्दिक सिंह। माइक्रोसॉफ्ट और डैश स्टारगेट एआई सुपर कंप्यूटर में $100 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है। ए ओपन एआई, बी गूगल, सी IBM एंड डी मेटा। तो राइट आंसर ओपन एआई। कच्चा तीवु द्वीप के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? भारत ने 1979 में श्रीलंका को सौंप दिया, या भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य 285 एकड़ में फैला हुआ है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यह 79 नहीं होगा, यह 74 होगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल बी। जीआई टैग उत्पादों के मामले में भारत का कौन सा राज्य नंबर 1 राज्य है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंसर बी, उत्तर प्रदेश फर्स्ट, तमिलनाडु सेकंड है। यहाँ पर 69 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, यहाँ 58 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। वर्तमान में वीवीपैट पेपर पर्चियों के माध्यम से केवल डैश यादृच्छिक रूप से चयनित ईवीएम का सत्यापन किया जाता है। 4, 5, 8, 10। तो राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत से रक्षा निर्यात डैश तक पहुंच गया है। 21 करोड़, 19 करोड़, 26 करोड़, 28 करोड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 करोड़। नेक्स्ट है स्कॉच ESG अवार्ड 2024 नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में डैश को प्रदान किया गया है। REC लिमिटेड, ONGC, NTPC, NHPC। REC लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोप के शेंगन क्षेत्र में आंशिक रूप से शामिल हो गया है? बुल्गारिया और नॉर्वे, रोमानिया और बुल्गारिया, स्वीडन और रोमानिया, नॉर्वे और यूक्रेन। बी इज आवर राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल को PM मोदी ने मुंबई में RBI की डैश वर्षगांठ समारोह के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। 70th, 80th, 90th, 100। तो क्या होगा, 90th। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हिस्सेदारी बेचकर 16,500 करोड़ रुपए जुटाए। चीन और यूरोपीय संघ पर भारत की व्यापार निर्भरता बढ़ रही है। यह रिपोर्ट किसकी है? अक्टांट की। और बढ़ करके कितना है, 1.2% करीब बढ़ी है। सऊदी अरब के साथ घट करके कितना हो गया है, 0.6%। निर्भरता जो है कम हुई है। मुंबई भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन बनने के लिए तैयार है, जिसमें आपकी मिलिट्री एंड इंडियन एयरफोर्स प्लस इसमें नेवी भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, इनके द्वारा कमल किशोर को क्या बनाया गया है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपुरा के माताबारी पेरा और पचरा को जीआई टैग दिया गया है। यह एक मीठा उत्पाद है, ठीक है, डेयरी आधारित उत्पाद है। और पचरा वहां के लोकल समुदायों के द्वारा बना हुआ हाथ से कपड़ा होता है। नाउ नेक्स्ट क्या है, अवैध ऋण देने वाले ऐप्स पर नजर रखने के लिए RBI द्वारा एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना की जाएगी। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी यानी किसका किया जाएगा, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी डिस्ट्रा की स्थापना की जाएगी। WHO ने उभरते कोरोना वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला की स्थापना की शुरुआत की है। क्या नाम है, कोविनेट।
कोविनेट। मेज्ञान 24 इसका क्या था? एक मेटॉक सम्मेलन, एक मेटॉक सेमिनार किया गया था। इसका एक मेटॉक सेमिनार था, दक्षिणी नौसेना कमान में किया गया। यहां पर क्या किया गया? एक इंदिरा नाम का मोबाइल एप्लीकेशन जो कि इंडिजीनियस है, स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, उसे भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारत के श्रम बाजार पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट से पता चला है कि स्नातकों के लिए जो बेरोजगारी की दर है 29.1% है और महिला श्रम भागीदारी परसेंटेज कितना है? 25% से भी कम है। एक अपहृत ईरानी मछली पकड़ने वाला जहाज और उसके चालक दल को 23 पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय नौसेना ने बचाया। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन संकल्प के तहत। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत पंजीकृत एनजीओ की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गई है, जो कि 31 मार्च 2024 तक थी। नेक्स्ट है, ई मार्केट प्लेस ने अपना सकल व्यापारिक मूल्य दोगुना कर 4 लाख करोड़ रुपए कर लिया है। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 साइटें जोड़ी हैं और इस पार्क में 2 देश भी जोड़े गए हैं। नेटवर्क में कौन कौन से हैं? न्यूजीलैंड एंड फिलीपींस। वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है। यूपी राज्य सरकार कहां अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर स्थापित करेगी? अयोध्या। किस तिथि को विश्व कैंसर दिवस 2024 मनाया गया? 4 फरवरी। मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक का निधन हो गया है, श्री साधु मेहर। किस अभिनेता को बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया? रणवीर सिंह। पुलित्जर पुरस्कार विजेता और मूल अमेरिकी साहित्य के दिग्गज 89 ईयर्स की आयु में डेथ हो गया एन स्कॉट मोमार्डे। कौन उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की अध्यक्ष बनी है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। यहां पे ध्यान रखिएगा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है? नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। कौन देश डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना? फ्रांस। एंड द लास्ट क्वेश्चन, 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो कहां किया गया? रियाद में। तो ये हो गई आज की क्लास की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सुबह की क्लास में बार बार कुछ नेटवर्क का इश्यूज आ रहा था, जिसके कारण आज क्लास लाइव नहीं हो पाई। कल की क्लास मॉर्निंग में लाइव होगी। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।